हाय दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। आज हम फिर पढ़ेंगे नागरी लिपि का आगे का पाठ, जिसके राइटर हैं गुणाकर मुले। उससे पहले नए व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक मैंने क्या लिया है? भारतीय इतिहास। लेखक बोलते हैं कि भारतीय इतिहास में नागरी लिपि के आने से एक नया पद या नया युग की शुरुआत हुआ, जिसमें उसके संस्कृति को एक बोलने की या लिखने की प्रथा चालू हुई। जिसमें भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य में इस्लामी शासक फिर आए तो उनका भी इतिहास लिखा गया। नया युग आया, फिर इस्लामी शासक आए जब 13वीं सदी में, तो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को नया नाम, नया समाज, यानी कि नया नाम क्या? हिंदू समाज, और नया धर्म क्या? हिंदू धर्म का नाम मिला। इसी प्रकार बोलते हैं लेखक कि भारतीय साहित्य या भारतीय इतिहास या भारतीय संस्कृति को नागरी लिपि के आने से एक नया युग मिला या नए युग का प्रारंभ हुआ। किसमें? भारतीय इतिहास का, जिसमें इस्लामी शासक आए तो उसमें एक और नया युग जुड़ गया, और हिंदू धर्म जो यहाँ रहता था उसको एक नया नाम मिला, क्या? हिंदू समाज या हिंदू धर्म। उसका लेखक फिर बोलते हैं कि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए या कतई नहीं भूलना चाहिए कि नागरी लिपि के लेख थे वो 8वीं और 9वीं शताब्दी में मिलने लगे थे। कहाँ? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 8वीं और 9वीं शताब्दी में मिलने लगे थे। उनके नाम अलग अलग थे, परंतु लिपि एक ही था। इसलिए यह कहना और भी उचित हो सकता है कि 9वीं सदी से पहले ही भारतीय समाज को एक नया युग या नया इतिहास का दर्शन हो चुका था। किसके? नागरी लिपि के आने से। उसका बोलते हैं इसका एक और प्रमाण मिलता है श्रहपाद। हिंदी के आदि कवि श्रहपाद ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद कर लीजिएगा। उनका कैमा शताब्दी? 8वीं सदी में। हिंदी के आदि कवि श्रहपाद का 8वीं सदी में लेख लिखा था उन्होंने, क्या? हस्तलिपि यानी कि हाथ से लिखा गया लेख। हस्तलिपि द्वारा उन्होंने एक लेख लिखा था, जो कि तिब्बत के पुस्तकालय में जमा था। दोहकोश यानी कि दोहा जो लिखा रहता है ना, दोहे का जो संग्रह हुआ उसको दोहकोश बोलते हैं। तिब्बत के संग्रहालय में मिला था। कब? 10वीं-11वीं सदी में वह मिला था। और उससे पता चलता था कि 8वीं से 9वीं सदी में ही नागरी लिपि का विकास हो चुका था। श्रहपाद यानी कि इतने बड़े कवि थे, उन्होंने नागरी लिपि में लिखा था। कब? 8वीं सदी में ही लिखा था। उनका युग 8वीं सदी में था। उन्होंने यानी कि 700 कुछ ईस्वी में, सोचिए उतना पुराना है नागरी लिपि है, या हमारा देवनागरी लिपि। उसका लेखक बोलते हैं हस्तलिपियों के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि नेपाल भारत के जैन भंडार, यानी कि जैन जो लोग होते हैं जिनको दिगंबर बोला जाता है, यानी कि बिना वस्त्र वाले दिगंबर बोला जाता है, उनके भंडार यानी कि उनके पुस्तकालय जो होते थे उनमें अभी भी जैनों द्वारा या किसी और द्वारा लिखा गया बहुत सारे हस्तलिपियाँ मिलती हैं। और कब के? 8वीं-9वीं सदी के पुराने नए कुछ मिलते हैं हस्तलिपियाँ। फिर भारतीय आर्यवर्ष, आर्य भाषा, मराठी, बंगाली जन लेख मिलते हैं। वही किन में? जैन भंडारों में यानी जैन भंडार वहाँ के संग्रहालय को बोला जाता है। जैन भंडारों में भारत आर्यवर्ष, यानी पहले भारत को आर्यवर्ष भी कहा जाता था। भारत के आर्य भाषाओं द्वारा, आर्य द्वारा जो भाषाएं बोली जाती थी उनकी आधुनिक भाषा कौन सी? मराठी, बंगाली, कन्नड़, ये सब जो है, तमिल, ये सब जो भाषाएं हैं उनके लेख अभी भी, हस्तलिपियाँ अभी भी मिलते हैं। कहाँ? जैन भंडारों में, जैन के पुस्तकालयों में। कहाँ? भारत और नेपाल के जैन के पुस्तकालयों में मिलते हैं। उसका लेखक बोलते हैं कि हस्तलिपियों की बात तो हमने बहुत कर ली, लेकिन अब हमें आगे और किसी चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा, एक वहाँ की जनजाति है या पूरे जनजातियों का जो एक भाषा था उसको नाम दिया गया। जैसे कि यहाँ पे रहने वाले आर्य लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आर्य भाषा बोला गया, वैसे वहाँ पे रहने वाले द्रविड़ लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को द्रविड़ भाषा बोला गया। उसमें कौन सी आती थी? तमिल, ब्राह्मी लिपि, ये सब भाषाएं आती थी। तमिल उसमें सबसे प्राचीन भाषा थी, वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। कौन सी? नागरी लिपि के जो पूर्व में आड़ी टेढ़ी लकीरें जिसको जो होते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वही ब्राह्मी लिपि स्वतंत्र रूप से विकसित तो हो रही थी, परंतु नागरी लिपि का इतना व्यवहार वहाँ किया जाता था, जैसे कि विजयनगर के शासकों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा, उनके द्वारा इतना व्यवहार किया जाता था कि
ब्राह्मी लिपि का तो उदय हो रहा था, परंतु उससे ज़्यादा नागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा नागरी लिपि में लेख लिखे जाता था आदि। आरंभी लेख विंध्या पर्वत दक्कन प्रदेश। अब लेखक बोलते हैं कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 8वीं सदी में शुरुआत में हमें आरंभिक लेख यहाँ विंध्याचल पर्वत जिसको आज बोला जाता है, वही विंध्या पर्वत के दक्कन प्रदेश हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा, वहीं पे दक्कन प्रदेश में आरंभिक लेख नागरी लिपि के मिलने लगे थे, जिसको नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था दक्षिण भारत में उस समय। उसके बाद लेखक आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि इतना तो हमको पता है, परंतु राजा दंतिदुर्ग विद्वानों का मानना था कि राजा दंतिदुर्ग ही थे जो सबसे प्राचीनतम लेख नागरी लिपि का मिला था, वो उन्हीं द्वारा लिखा गया था। प्राचीनतम लेख राजा दंतिदुर्ग द्वारा लिखा गया था नागरी लिपि में। किसमें? समांगण दानपत्र 754 ईस्वी, यानी कि 8वीं सदी में ही है, 754 ईस्वी। समांगण दानपत्र जो एक दान हुआ करता था, मतलब कि दान पत्र कि हम इसको इतना दे रहे हैं, राजा दान दिया करते थे तो पत्र लिख के देते थे, जैसे क्या रजिस्ट्री होता है ना जमीन का, वैसे ही होता था हुआ। उसी दान पत्र में नागरी लिपि से लिखा गया था। क्या? किसके द्वारा? दंतिदुर्ग द्वारा, राजा दंतिदुर्ग द्वारा। कौन से? राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट के राजा थे दंतिदुर्ग, जिन्होंने किसकी? राष्ट्रकूटों की नींव डाली थी, शासन की नींव डाली थी। और वह मूलतः कर्नाटक के थे, राष्ट्रकूट मूलतः कर्नाटक के थे, वो कन्नड़ भाषा बोलते थे, परंतु नागरी लिपि का फिर भी वो व्यवहार करते थे, परंतु दंतिदुर्ग वहाँ ज़्यादा दिन ना रहे, वो खाना देश विदर्भ चले आए। विदर्भ कहाँ? गुजरात में चले आए, अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो गुजरात चले आए। परंतु उसके बाद वहाँ के राजा, राष्ट्रकूट के राजा, इनके चाचा बने, किनके? दंतिदुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि आपने सुना होगा कैलाश मंदिर, एलोराओं की गुफाओं को कटवा कर कैलाश मंदिर उनके शासनकाल में ही बनाए गए थे। एलोराओं के गुफाओं को प्राचीन एलपुरा, याद कीजिएगा, प्राचीन एलपुरा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। प्राचीन एलपुरा बेरुल एक जगह का नाम है, वहीं पे उन्होंने पहाड़ को काट कर शिव कैलाश मंदिर बनवाया था, जहाँ के एक लेख में मिलता है, वहाँ एक लेख लिखा गया था, यानी कि एक बोलते हैं ना शिलान्यास ये सब होता, उस पर लेख लिखा गया। तो वहाँ पे एक मंदिर में एक शिलान्यास लिखा गया था कि यह राजा कृष्ण द्वारा बनाया गया, उसमें ही नागरी लिपि का उन्होंने व्यवहार किया था 9वीं सदी में। कब? 9वीं सदी में, यानी कि ठीक 100 साल बाद। ये 8वीं सदी में लिखवाया था, ये 9वीं सदी में हुआ था। फिर उसके बाद अमुक वर्ष राष्ट्रकूट का राजा बना, उसने मानेखेड़ या मालखेड़ नामक जगह पे अपनी राजधानी बसाई, अपनी राजधानी की नींव डाली, नई राजधानी बसाई। वहाँ जैन गणतज्ञ महावीर आचार्य 850 ईस्वी, यानी कि 9वीं शताब्दी में ही गणितज्ञ संग्रह लिखी, जिसमें उन्होंने नागरी लिपि का ही व्यवहार किया था। उसमें ही लेख मिलता है कि मालेखेड़ राष्ट्रकूटों की नई राजधानी बनी, किसके शासनकाल में? अमोघ वर्ष के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसको याद कर लीजिएगा। इसके आगे लेखक बोलते हैं कि अब हम इतना तो बात कर चुके हैं कि किसके शासनकाल में क्या हो रहा था क्या नहीं। इसके आगे हमें और बहुत कुछ जानना है कि नागरी लिपि में कैसे और विकास आया, कितना बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब बातें आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा मैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर उपलब्ध वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। हमारे टेलीग्राम ID टीच वर्ल्ड पे भी जाके विजिट करें और हमारे इंस्टा ID और फेसबुक पेज पे भी जाके विजिट करें। थैंक यू।